अथवा लिख लें, न लिख पाए, न याद रख पाए, तो बाद में भी आपको कोशिश करूंगा कि एक एक बात आपको ध्यान कराई जाए। जैसा आपको पहले बताया गया होगा कि आज 24 वर्ष और 25 वर्ष के बीच के ऐसे युवाओं से मैं बातचीत कर रहा हूं। हालांकि हर दिन किसी न किसी एक लाभार्थी वर्ग से बात करता हूं, लेकिन आज मन में आया कि हमारे जो देश के कर्णधार, भविष्य के हमारे ऐसे नागरिक जिनके कंधों पर इस देश का भविष्य निर्भर है, उनसे बातचीत की जाए। अपनी ओर से कुछ बात बताने के बाद आपसे आखिर बातचीत करने के बाद जानना भी चाहूंगा कि आपके मनों में क्या चल रहा है। ये आयु एक ऐसा पड़ाव है, जैसा हम जानते हैं कि जीवन को हमारे शास्त्रों में 4 हिस्सों में बांट करके देखा गया है कि 25 वर्ष तक की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 50 वर्ष तक की आयु तक गृहस्थ आश्रम और 75 वर्ष तक की आयु तक वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। अब ये योजनाएं आखिर समाज में व्यवस्थाएं बनाने के लिए की गई थी। अब भले ही थोड़ा बहुत अंतर आया हो, लेकिन कमोबेश ये व्यवस्थाएं, इन अवस्थाओं में से हमको निकलना पड़ता है। हम एक प्रकार से अपने बालपन के बाद अपनी शिक्षा प्राप्त कर और 25 वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं। बहुत कुछ मन में चल रहा होगा, तो एक तो जो कुछ हमारे मन में चल रहा है उसको निश्चित रूप से विचार करें। ये एक पहली मेरी आपसे बात है कि विचार करें, गहराई से करें, ताकि हम आगे बढ़ें। अब इन्हीं बातों को विचार करते समय कई बार उहापोह होती है मन की स्थिति। तो मैं जो दूसरी बात बता रहा हूं वो मन की स्थिति ऐसी है कि बहुत बार एक शब्द हम सुनते हैं, मुश्किल। ये मुश्किल शब्द पर जरूर विचार करें कि ये मुश्किल नहीं है कुछ भी। कोई भी कठिनाई आए उसको हम चुनौती माने कि चुनौती के नाते से अगर हम उसका मुकाबला करेंगे तो हमारे जीवन का उद्देश्य ये पूरा हो जाएगा। और जब भी कभी ये चुनौती यानी भारी पड़ती है तो समझो कि हम उसको दूर करने के लिए सफलता भी हमारे सामने उतना ही जल्दी आती है। हम सफल होते हैं, उसको अनुभव, उपलब्धि का अनुभव ये कहा जाता है। तो इन स्थितियों में हमारी क्षमताओं का विकास भी होता है और हम ताकतवर बनकर के उभरते हैं। इसलिए ये आयु ऐसी है, इसमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। मैं अगली बात, तीसरी बात जोड़ रहा हूं, अपने जीवन को एक बाधा दौड़ समझें। बाधाएं आएंगी, बाधाओं को पार करके हमको दौड़ना है। और इन बाधाओं में जो किशोर अवस्था होती है उसमें बहुत से प्रलोभन, बहुत से पतन के रास्ते भी खुलते हैं। हमें नशे की लत, आपराधिक संगति, दिशाहीनता, इस ओर भी लोग धकेलने की कोशिश करेंगे। हमें इनसे बचना है और बचते हुए अपने जीवन को भी सुरक्षित रखना है और अन्यों को भी हमने प्रेरित करना है। और साथ ही जो दुर्बल समाज है, जिसको आवश्यकता है सुरक्षा की, उसका सुरक्षा करनी है, स्त्रियों का सम्मान करना है, कमजोर वर्ग के प्रति करुणा, ये अपने व्यक्तित्व का ये हिस्सा होना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा एक पहलू, इसको अगर हम जीवन में लेकर चलेंगे तो हर कोई हमारे बारे में अच्छी टिप्पणी करेगा। ऐसा ही मैं अगला बिंदु, चौथा बिंदु जो बता रहा हूं, उसमें कई बार हमको दूसरे व्यक्तियों के जीवन के बारे में पता लगता है। कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। मेरा कहना है कि हमें किसी के जीवन की नकल नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आप को, हम जिस जीन के बने हैं, जिस प्रकार का हम जीवन रहन सहन रखते हैं, जो हमारी परिवार की स्थिति, हमारे समाज की स्थिति, हमारे गांव शहर की स्थिति है, उसी के अंदर हम एक यूनिक कैरेक्टर बनकर के उभरें। हम सबसे अलग होते हुए भी कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं। सब लोग अपने अपनी क्षमताओं के हिसाब से अलग अलग गुण रखते हैं। कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई लिखने में अच्छा है, कोई बोलने में अच्छा है, तो कोई हिसाब किताब रखने में अच्छा है, कोई गाने बजाने में अच्छा हो सकता है, कोई खेल कूद में अच्छा हो सकता है। तो हमको चाहिए कि हम जिस काम में भी अच्छे हैं, हमें उसका श्रेष्ठ बन करके और अपना उद्यम करके उभरना है। ध्यान रहे कि अगर हम किसी के काम के हैं तो कभी बेकार नहीं बैठ सकते, क्योंकि दुनिया आज काम के आदमियों को ढूंढ रही है। जो बेकार हो जाता है उसको दुनिया भी स्वीकार नहीं करती। इसलिए अगर हम काम के आदमी हैं, कुछ ना कुछ श्रेष्ठ हमारे पास है, तो जरूर हम आगे बढ़ेंगे। जैसा एक कहावत है कि जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ वन। कभी कभी उल्टी कहावत कई लोगों के ऊपर फिट हो जाती है कि जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। हमको मास्टर ऑफ नन नहीं बनना, हमको मास्टर ऑफ वन बनना है। यदि एक कोई चीज हमारे जीवन में उभर करके आती है तो निश्चित रूप से हमको बहुत वो आगे बढ़ाएगी। मित्रों, इसी प्रकार से अगर मैं पांचवी बात आपसे शेयर करना चाहता हूं तो वो है कि हमको टीम वर्क में काम करना चाहिए।
कई बार अकेले आदमी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन दूसरों को साथ न ले जाने के कारण से जीवन में पीछे रह जाता है। हम अपने स्किल का पूर्ण लाभ तभी ले पाएंगे कि टीम के साथ मिलकर के हम काम करेंगे। मुझे याद है, हम छोटे होते थे, एक खेल खेलते थे, कभी भी कोई कठिनाई काम अगर आती थी तो मिलकर के जब करते थे तो एक नारा लगाते थे। नारा होता था, क्या 9 मत का 1 मत होगा? 9 लोग मिलकर के बड़े से पत्थर को, बड़े से पहाड़ को उठाने की भी क्षमता रखते हैं, एक एक नहीं उठा सकते, 9 लोग मिलकर के उसको उठा के और ऊपर उठा लेते थे। हमने कई बार बड़े बड़े काम करते हुए मजदूरों को देखा होगा। मजदूर मिल करके जोर लगाते हैं, नारा लगाते हैं, जोर लगाओ वहीं शाह, ताकि वो बड़े से बड़ा पत्थर, बड़े से बड़ा भारी वजन का कोई गाटर, ये सब उठा करके कहीं से कहीं लुढ़का के ले जाते हैं। तो इसलिए टीम का अपना एक महत्व होता है। तो हम अपने टीम के साथ चलेंगे तो जीवन में निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। मेरी ओर से आपके सामने रखने वाला जो छठा बिंदु है वो है कि हमारी सोच ये सकारात्मक होनी चाहिए, दिल में उमंग होनी चाहिए, मन में हमेशा उत्साह रहना चाहिए। निराशा कभी हमारे नजदीक न लगे। हो सकता है कभी कभी अपने काम में हमको वो सफलता नहीं मिल रही जो हम चाहते हैं, फिर भी निराशा को नजदीक न लगने दें। हम हरियाणा के लोग हैं, आखिर तो गीता की ये धरती है, भगवान कृष्ण का उपदेश है। तो गीता में हमेशा निराशा को दूर रखा गया है, आशावादी बनकर के ही हम जीते हैं। और गीता का तो संदेश है, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा, जो होगा सो अच्छा होगा। हाँ, कर्म की शर्त जरूर लगाई गई है, कर्म करना नहीं छोड़ना है, लेकिन निराश नहीं होना है। एक बहुत साधारण कहावत हरियाणा में बोली जाती है, क्या कि रोते हुए जाओगे मरे की खबर लाओगे। अर्थात कोई अस्पताल जा रहा है, किसी व्यक्ति को पूछने के लिए जा रहा है, रास्ते में कोई व्यक्ति मिल गया कि कहां जा रहे हो, अस्पताल जा रहे हैं, लेकिन चेहरा उतरा हुआ था, तो उस व्यक्ति ने कहा थोड़ा सा प्रसन्न होकर जाओ, वरना रोते हुए जाओगे तो मरे की खबर लाओगे। तो ऐसा उत्साह देने के लिए भी ये कहावतें बनी हैं। हमेशा हम जो भी कुछ करना चाहते हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा करने की ललक से हम काम कर रहे हैं, तो सकारात्मक सोच ही हमारी होनी चाहिए। और सकारात्मक सोच के लिए जरूरी है कि नित्य व्यायाम करें, योग करें, अपनी आदतें ठीक रखें, नई नई चीजों को भी सीखें, नई नई जगहों की यात्रा करें और इसी प्रकार से नए लोगों को भी मिलें। नित्य नए अनुभव से हमारा स्वयं में विश्वास मजबूत होगा और हम अपनी चुनौतियों से ये मुकाबला कर पाएंगे। तो ये 7वां बिंदु भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हम अपने मन को स्थिर रखने के लिए मजबूती से काम करेंगे तो हमेशा हमें प्रसन्नता ही देगी। जैसा मैंने बताया कि हम भाग्य पर निर्भर हाथ पर रात रख करके नहीं बैठेंगे। 8वां बिंदु है कि कर्म जो है वही पूजा है। गीता में लिखा है, 2 अध्याय 47वां श्लोक, क्या कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कर्म करने का हमको अधिकार है, कर्म करेंगे, लेकिन फल की चिंता नहीं करेंगे। फल ऐसा नहीं कि मिलता नहीं है, कर्म का फल मिलता है, लेकिन उसके लिए हम बिना ही काम किए या काम करने के बाद तुरंत उसकी चिंता करें कि फल कब मिलेगा, कब मिलेगा। निश्चित रूप से जो हमने कर्म किया है उसका फल समय पर अपने आप मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। मेरी ओर से 9वां बिंदु जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो यह है कि आखिर सरकार जनहित के बहुत कार्य करती है, युवा वर्ग के लिए भी कार्य करती है। तो निश्चित रूप से आप सरकार की नीतियां और कार्यक्रम उनकी भी जानकारी रखें और ये जानकारी का सदुपयोग आपको अपने लिए भी करना है, परिवार के लिए भी करना है, समाज के लिए भी करना है और राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। प्रजातंत्र में विरोधियों का काम हमेशा आलोचना करना होता है। अखबारों के अंदर सरकार की आलोचना करना ये कुछ लोगों का अपना काम हो सकता है, लेकिन कभी किसी के ऊपर आलोचना का भरोसा किए बिना स्वयं को आजमाएं। कोई भी बात आप सुनते हैं तो उसको स्वयं आजमा कर देखें। अगर कोई चीज ठीक नहीं है तो हमें बताएं, चीज अच्छी है तो लोगों को बताएं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर कोई ऐसी बात हमको ध्यान कराएंगे कि जो ठीक नहीं लग रही है, उसको हम निश्चित रूप से समाज के हित में, प्रदेश के हित में, आप सबके हित में उसको हम ठीक करेंगे। मैं तो आपको आह्वान करता हूं कि हम सब मिलजुल करके प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं, जहां सबके लिए सुख का रास्ता, आय है, रोजगार है, अथवा उसके शरीर, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन, इन सब की चिंता हम लोग मिलकर के करेंगे। आपका हमको साथ चाहिए। 10वां बिंदु मित्रों, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हर तरह के लोग हैं। अब वो सोशल मीडिया हमारे लिए आजकल
एक ज्ञान वृद्धि का साधन भी बन सकता है। सोशल मीडिया हमारे व्यवसाय का भी साधन बन सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ शरारती लोग अफरा तफरी फैलाने के लिए बहुत कुछ करने लगे हैं। उनके बहकावे से भी हमको बचना है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए वरदान बन जाए, अभिशाप नहीं। तो इस नाते से हम क्या सुनना है, कैसा उपयोग करना है, इसका जरूर ध्यान रखें। कई गवैये गीत गानों में मार फसाद, नशाखोरी, दादागिरी इसी का गुणगान करते हैं और हमारे लिए कई बार वही बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे शायद हमको उसी की लाइन पर चलना, उसी को नकल करनी है उसकी। तो अपने रास्ते से हमको बिल्कुल भटकना नहीं है। अगला बिंदु यह है कि जैसे मानो टेक्नोलॉजी के नाते से हम सोशल मीडिया देखते हैं अथवा बहुत चीज देखते हैं, तो अश्लीलता भी बहुत उसमें आज परोसी जाती है। तो इस अश्लीलता से भी हमको बचना है। हमको एडिक्शन, किसी चीज के एडिक्शन ना हो जाए। कोई भी चीज हम बार बार देखते हैं, बार बार खोलते हैं। ज्ञानवर्धन के लिए कुछ भी देखें, कुछ भी खोलें, लेकिन किसी चीज का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। कई बार गेम्स के एडिक्शन हो जाते हैं। हम कुछ गेम्स देखते हैं, खोलते हैं, उसी पर लगा रहते हैं, अपने काम को ही भूल जाते हैं। हाँ, कभी कभी अपने थकावट उतारने के लिए, अपना तनाव कम करने के लिए अगर कोई आपने गेम खेली तो समस्या नहीं, लेकिन किसी गेम को अगर हम उस पर लगातार लगे रहेंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे, तो वो भी हमारे जीवन में एक बाधा बनेगी। तो मित्रों, मेरी ओर से जो 12वां बिंदु है वो है कि हम कई बार धन दौलत की दौड़ में, उसकी करेंसी में, उस करेंसी को इकट्ठा करने में लग जाते हैं। मेरा कहना है कि आप अगर इकट्ठा ही करना है तो दो तरह की तरक्की की जो करेंसी है उसको हम इकट्ठा करें। जितना इस तरक्की की दो करेंसी जो मैं बता रहा हूं उसको इकट्ठा करेंगे, जीवन में सफलता मिलेगी। पहला है परफॉर्मेंस करेंसी, कि हम कितना परफॉर्म करते हैं। उस परफॉर्मेंस को सब लोग याद भी रखेंगे, हमको भी इकट्ठा कर, हम अपनी उस करेंसी को इकट्ठा करके रखेंगे कि हमने इतना परफॉर्म किया, इतना काम किया, ये किया। उसको याद रखते रहे, उसको लिपिबद्ध करते रहे। उसको बेशक उसके लिए हमें किताबें भरनी पड़े, भरें, लेकिन इस करेंसी को हम इकट्ठा रखें और अपने जो काम जो है, अपना काम जो है, लोगों की उम्मीद जो हमसे होती है उससे और बेहतर करें। चाहे एक कदम आगे चलें, थोड़ा बेहतर करें, लेकिन जो उम्मीद लोग करते हैं उससे थोड़ा बेहतर करें। और इसके साथ दूसरी करेंसी है वो हमारी रिलेशनशिप करेंसी। हमारे दूसरों से संबंध कैसा है, अपने संबंध ज्यादा लोगों से हम बनाएं और लोगों से अच्छे सरोकार रखें। टीम प्लेयर होकर के अपनी जिंदगी में हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो इसलिए जहां कहीं मुझे टीम के साथ चलना है, टीम के अंदर चलना, टीम के साथ चलूंगा। कभी कभी मुझे टीम को लीड करना है, अगर मैं टीम का लीडर बनता हूं उस समय भी मन में किसी प्रकार का ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि मैं सबसे अलग हो गया, बड़ा हो गया, बल्कि टीम लीडर के मन की सोच चाहिए कि आई एम फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। मैं सभी बराबर हैं, उसमें प्रथम स्थान पर खड़ा हूं, मैं भी उनके बराबर हूं। तभी अपनी टीम को हम साथ लेकर के चल सकते हैं मेरे मित्रों। तो युवा साथियों, ये मन के विचार यही हमको सबसे आगे लेकर के चल सकते हैं। 13वीं जो बात मुझे आपको कहनी वो है कि हमेशा खुश रहना सीखना चाहिए। और ये खुश रहने की कला वास्तव में हमको बच्चों से सीखनी चाहिए। बच्चों में जो कुछ गुण होते हैं उसमें एक गुण होता है वो हमेशा खुश रहता है, वो कभी निराश नहीं होता है, कभी उसको चिंता नहीं होती है। हाँ, कोई इच्छा होगी, आवश्यकता होगी तो थोड़ा रोएगा, मां उसको कोई चीज देती है तुरंत प्रसन्न होगा, खुश होगा। तो बच्चे की आदत खुश रहने की जरूर उनसे सीख लेनी चाहिए। और जब हम खुश रहेंगे, हमारे मन का तनाव ये समाप्त होगा। आनंद और उत्साह के साथ हम गर्व की ज्यादा और उदासी, चिंता और गुस्से की अनुभूति कम करेंगे। एक देश ऐसा भी है भूटान, जो हमेशा बहुत तरह के जो इंडेक्स होते हैं, प्राइस इंडेक्स है या कहीं शेयर मार्केट का इंडेक्स है, ऊपर नीचे होता रहता है। भूटान ऐसा देश है जिसने अपने ऐसी विधा निकाली है कि वो हैप्पीनेस का इंडेक्स इसको ही नापता है। तो हैप्पीनेस उनके लोगों में कितनी आई है इसके लिए उन्होंने प्रबंध कर रखा है। तो हमारे यहां हैप्पीनेस इंडेक्स ये कैसे बढ़े, ये कम से कम व्यक्तिगत तौर पर हम जरूर अपनी चिंता करें कि हमेशा खुश रहने का, और ये हमारे मन में एक विचार आना चाहिए। मित्रों, हमारे मन में बहुत स्वप्न होते हैं, तो उन स्वप्नों को भी हमने जो है आगे बढ़ाना है। हम में से कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई अधिकारी बनना चाहता है, कोई सरकारी नौकरी के तलाश में है। अभी सरकारी नौकरियों की एक होड़ सी लगी हुई है, बहुत से लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी के अंदर आप लोगों को बहुत से प्रकार बताए गए हैं कि रोजगार जो सरकार का वो एक मेरिट के ऊपर मिलेगा। और मेरिट की नौकरी का मतलब यही होता है कि जिसको
पढ़ाई लिखाई में योग्यता हासिल हुई है वही नौकरी में आएगा। और अगर किसी को नौकरी मिलती है, हमको नहीं मिलती है, तो भी हमको अफसोस नहीं होता, बल्कि एक विश्वास होता है कि मुझे इस बार नहीं मिल रही है तो मैं और बेहतर काम करूं, ताकि बेहतर काम करने के बाद अगली बार जो है वो नौकरी मिल जाए। और हाँ, यदि किसी गलत व्यक्ति को नौकरी मिल जाए तो फिर हमें अफसोस होता है, लेकिन हमने मिशन मेरिट को बनाए रखने के लिए संकल्प लिया है, तो इसलिए आपको हमेशा अपने आप को मेहनत करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कहीं किसी प्रकार का अफसोस आपको होगा नहीं। पिछले 9 सालों में हमने 1,10,000 युवाओं को और जो मिशन मेरिट के अंतर्गत ये नौकरी दी है, और अभी इस अगले 3-4 महीनों में 60,000 नौकरियां और लाइन में लगी हैं। इसलिए आप लोग हमेशा अपने व्यवसाय के नाते से इस काम में लगे रहें। मित्रों, मेरा एक और कहना आपसे है कि आप लोगों का उत्साह स्वामी विवेकानंद की उस कहावत से मैं जोड़ करके देखता हूं। स्वामी विवेकानंद ने जो युवा अवस्था में उन्होंने एक नारा दिया था कि जागो, उठो और आगे बढ़ो, तब तक मत रुको जब तक आप अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त न हो और अपनी मंजिल तक आप प्राप्त न पहुंच जाए। तो इसलिए अपने काम करने में इस प्रकार का एक उत्साह बनाए रखें। पंजाबी में कहावत है, थकना नहीं, झकना नहीं, अकड़ा नहीं। अर्थात थकना नहीं है, काम करते करते उबाऊ यानी अकड़ा नहीं है, उबड़ा भी नहीं है, और झकना नहीं है, किसी से झकझक में भी नहीं फंसना है। किसी के साथ हम उलझ जाते हैं, उलझने में सामने वाले की तो परेशानी होती है, अपनी भी परेशानी होती है, तो हम उसमें उलझेंगे तो हमारा सबर टूटेगा, जो हमको निश्चित रूप से आगे की बजाय और पीछे लेकर के जाएगा। तो इसलिए हमारा एक मन का विश्वास बनना चाहिए। मैं आपके साथ जो इसके बाद 16वीं बात जो आपसे शेयर कर रहा हूं, वो है कि हमारा मन त्यागमय वृत्ति का होना चाहिए। हमें हमेशा कुछ प्राप्त करने की बजाय हमारी जो सामर्थ्य है, हमारी जो ताकत है, उसको किसी को देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेने की बजाय देने में आनंद जो आता है उसकी अनुभूति होनी चाहिए। एक मैं पंक्तियां बोलता हूं, उस पंक्तियों पर जरूर विचार करना चाहिए। पंक्तियां हैं, एक व्यक्ति जो समर्पित भाव का होता है वो कैसे कहता है, तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो इस एक समर्पण के भाव को भी अगर हम लेकर चलेंगे तो युवावस्था में ही, युवावस्था में जिधर अपने आप को जोड़ लेंगे वो दिशा हमारी एक ऐसी दिशा बनेगी जो जीवन में हमेशा हमेशा आनंद देगी। इस प्रकार से हमें जीवन में, जैसा मैंने बताया कि लोगों से जब मेलजोल रखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, खुश रहेंगे, तो एक 17वीं बात जो मुझे कहनी है वो ये कि एक शोध में एक पाया गया है कि सामाजिक संपर्क से हमारी जो रक्त धमनियां हैं उसमें ऑक्सीटोसिन ये रिलीज होता है, और जो सेरोटोनिन की मात्रा, ये एक वैज्ञानिक टर्म है, उस टर्म के हिसाब से सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाता है, उससे मन प्रफुल्लित होता है। आखिर हमारी जो संवेदनाएं होती हैं उनको संचालन करने में भी कुछ शरीर की जो क्रियाएं होती हैं, उस क्रियाओं के बारे में लिखा गया है कि जब हम प्रसन्न रहते हैं, उस प्रसन्न रहने से हमारे मन में इस प्रकार के जो विचार आते हैं उसके प्रति हमको ध्यान रखना है। मित्रों, मैं आपके सामने जो बिंदु 18वां रखना चाह रहा हूं कि हमारा विशाल हृदय, उदार हृदय, उदार और विशाल हृदय यानी किस प्रकार से, संकीर्ण हृदय का मानस क्या है, अयम निजा प्रोवेति गणना लघु चेतसा, अर्थात ये मेरा है, ये तेरा है, इस भावना से जब काम करेंगे तो अर्थात वो जो है लघु चेतसा यानी छोटे मन का व्यक्ति और इस प्रकार का विचार करता है। उदार चरिता नाम तो, जिसका उदार चरित्र होता है वो कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा विश्व, सारा देश, सारा समाज ये मेरा परिवार है। मैं हमेशा अपने भाषणों में कहता हूं कि 2,80,00,000 लोग हरियाणा के ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। इसको कहने के बाद जब अनुभव होता है तो उसका आनंद ही कुछ और है। ठीक है, हमारा एक छोटा परिवार जिसमें माता पिता, भाई बहन, जो हमारे दादा दादी जो हमारे साथ रहते हैं, वो एक परिवार होता है। लेकिन जैसा ही मन में विचार आएगा कि ये तो एक भाग है उसका, हमारा परिवार तो पूरा समाज मेरा परिवार है, इस भाव को हमारे देश की संस्कृति पहचान करती है। तो इस सांस्कृतिक भाव को मन में जरूर कहीं ना कहीं लेकर के चलना चाहिए। यही मेरा आपसे निवेदन है। अगर मैं उससे अगली बात कहता हूं, 19वीं बात, तो हमें अपने मस्तिष्क को भी काबू रखना है। कई बार मस्तिष्क जब खाली होता है
तो इधर उधर दौड़ता है। यानी काम खत्म होते ही दिमाग के कई भाग होते हैं, वो अलग अलग भाग वो अनियंत्रित होकर के आपस में बात करने लगते हैं। और जब हम उनको व्यस्त नहीं रखेंगे तो आपस में जब बात करेंगे तो इसको माइंड्स डिफॉल्ट नेटवर्क कहते हैं। अगर ये बेलगाम छोड़ दिया गया तो बहुत कष्ट होता है। तरह तरह के उल्टे सीधे विचार मन में आते हैं और उन उल्टे सीधे विचारों को मन में लेते समय बहुत ही हमें कष्ट होता है। और अंतिम जो मैं आपसे 100 बात की एक बात अगर 20वीं बात कहूं तो वह है स्वयं पर विश्वास करें। अगर आपको स्वयं पर विश्वास है तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप अपनी सकारात्मकता ये बनाए रखें और जो हमारे पास उपलब्ध अवसर हैं उन अवसरों का लाभ उठा करके और एक जिम्मेदार नागरिक के नाते परिवार, समाज और राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान दें। जीवन का यही अपना उद्देश्य है। साथियों, अपने जीवन को बेहतर हम बनाएं, हमारा कल बेहतर बने। इसके लिए आप अगर हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से, चाहे आपका सुझाव शिक्षा के संबंध में हो, स्वास्थ्य के संबंध में हो, रोजगार के संबंध में हो, आय बढ़ाने के संबंध में हो, या समाज के सुख के लिए कोई भी हम काम कर सकते हैं, लोकहित का काम कर सकते हैं, तो मैं उनका स्वागत करूंगा और आपके इस दिए हुए सुझाव के ऊपर जितना भी संभव हो सकेगा उस काम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आपके जीवन को आगे आपने जैसे अगले चरण में 25 वर्ष का होते ही अगले चरण में आपने भाग लेना है। आप में से बहुत लोगों ने अपनी पढ़ाई समाप्त कर ली होगी, कुछ लोग हायर एजुकेशन में पढ़ते भी होंगे। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको अवसर मिलेंगे। खास करके ये जो डिजिटल का जमाना है, इस डिजिटल युग में आपको बहुत सारे अवसर मिलने वाले हैं। बहुत से लोगों ने तो इस डिजिटल सिस्टम को ही अपने जीवन का अंग बना करके और छोटे लेवल से उठ करके और बहुत बड़े लेवल तक वो पहुंच गए हैं। तो हमारे इस डिजिटल युग का भी लाभ उठाएं और ये जो हमारा सोशल मीडिया है इसमें भी सावधानी में स्वयं पैर रखें। बाकी जो बातें मैंने आपको बताई हैं, मैं समझता हूं एक एक बात का विचार करेंगे निश्चित रूप से जीवन, मुझे तो अपना ध्यान में है कि जब 24 वर्ष 25 वर्ष की मेरी आयु थी और ये सन 1978-79 की बात है, जीवन के पड़ाव के ऊपर बहुत परिवर्तन उस समय आए, बहुत से नए फैसले लिए और आज आपके सामने मैं इस रूप में आपके सामने अगर बैठा हूं तो ये सोच, ये दिमाग में बातें उसी समय आई थी जिसके कारण से आज यहां मैं बैठा हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।